तो आपने कहा कि समय नहीं मिल पाया, आप दायित्व निभाने में लगे रहे। क्या आपको समय मिल पाता तो आप गर्लफ्रेंड बना लेते? सर शौक तो है, लेकिन बनाना तो चाहता था सर। मैं अच्छा। नगर में जब था तब भी नहीं कर पाया सर, लेकिन मेरा मतलब चाहता तो था मैं कि मेरी भी वैसे गर्लफ्रेंड आप क्यों चाहते थे कि आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड हो? आप पिछले 7 साल से नौकरी कर रहे हैं, बता रहे हैं। Yes, पिछले 7 साल से तो आप इसे दूर नहीं कर पाए। आप तो फिर आपका मन तो नौकरी के कामों में भी नहीं लगता होगा, तो नहीं, कैसे सर। कर लेंगे आप इसे दूर? सर यस, गेट इन। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। बैठिए। तो चंदन जी, यस सर। क्या हम आपका एक छोटा सा परिचय जान सकते हैं? यस सर। सर मेरा नाम चंदन सिंह दुबाड़ी है। मैं उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल GIC झूलाघाट में संपन्न हुई है। सर वहाँ से इंटरमीडिएट करने के पश्चात मैंने पंतनगर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम निकाला है। साथ ही साथ सर मैंने समूह गाँव के अन्य एग्जामों की भी तैयारी शुरू कर दी थी और रेशम विभाग में प्रदर्शक के पद पर मैंने अप्लाई किया, जिसके कारण मेरा सर वहाँ 2013 में चयन हो गया था। उस समय मैं 3rd ईयर कर रहा था। तो सर मेरी फैमिली का इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऐसा था कि मुझे वहाँ जाना पड़ा सर। तो हमारी परिवार ने और मैंने मिलकर ये डिसाइड किया कि जॉब ले लेनी चाहिए। तो सर जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद वहाँ से मैंने डायरेक्टर सेरिकल्चर से लीव विदाउट पे के लिए एप्लीकेशन दी थी सर, लेकिन मेरी एप्लीकेशन जो है वो स्वीकार भी नहीं हो पाई सर, जिसके कारण फिर मैंने अपने ग्रेजुएशन पद में ही डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। और ग्रेजुएशन करने के पश्चात मैंने फिर अन्य लोक सेवा आयोग के सभी फॉर्म्स को फिल करना स्टार्ट किया। और उसी दौरान सर 2017 में सहायक निदेशक रेशम उत्पादन उत्तर प्रदेश के पद के लिए आवेदन आए थे सर, जिसमें मैंने उसकी जो शैक्षिक अर्हताएं और अनिवार्य जो अनुभव अर्हताएं थी वो देखी और जिसके लिए मैं सुटेबल था सर। इस वजह से मैंने उसके लिए आवेदन करने की सोची और उसी के साक्षात्कार हेतु आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। चंदन जी, आपने अपने परिचय में हमें बताया कि जब विज्ञप्ति जारी हुई इस पद के लिए तो आपने कहा कि आप सूटेबल थे। हम जानना चाहेंगे कि आप कैसे इस पद के लिए सूटेबल हैं? सर मैंने जब सहायक निदेशक रेशम उत्पादन उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जब विज्ञप्ति देखी तो उसमें सबसे पहले तो सर उसमें अनिवार्य अर्हताएं और जो अनिवार्य अर्हताएं थी सर उसी में ग्रेजुएशन साइंस सब्जेक्ट से होने के साथ साथ रेशम उत्पादन में 3 वर्ष का अनुभव और रेशम उत्पादन संस्था से प्रशिक्षण भी मांगा गया था सर। तो जिसके कारण सर मेरे को लगा कि इसमें मुझे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मैं उसकी सारी अर्हताओं को पूरा करता था सर। चूंकि मैंने BSc एग्रीकल्चर भी पढ़ा हुआ है और साथ में मैंने ZBC से भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो मुझे लगता है सर कि इस पद के लिए मैं अपने आप को योग्य समझता हूँ। तो इसीलिए सर मैंने उसके लिए आवेदन किया सर। इसके अलावा सर एक कारण यह भी है सर कि मैं प्रदर्शक के पद पर रेशम विभाग पिथौरागढ़ में कार्यरत हूँ। तो सर वहाँ जो है मैंने सभी जितने भी जिला स्तर की मीटिंग्स होती है और जितनी भी योजनाएं होती है सर, सब में प्रतिभाग किया है सर। मुझे रेशम विभाग की योजनाओं का सर धरातलीय स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन का अनुभव है सर। और मुझे लगता है कि सर मैं अगर इस पद पर चयनित हो जाता हूँ तो मैं अपने इस पद पर चयन होने के पश्चात जो है वो अपनी सेवा के साथ में पूरी तरीके से न्याय कर पाऊंगा सर। चंदन जी, आपने जब ग्रेजुएशन के लिए पन्नगर का एंट्रेंस एग्जाम निकाला, पन्नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, यस सर। और फिर आपने बताया कि आप 2 साल वहां पर आपने शिक्षा प्राप्त की और 2nd ईयर के बाद आपने ड्रॉप कर दिया। यस सर। और आपने किन्हीं कारणों का भी उल्लेख किया।
तो क्या आज जब आप पन्नागर जैसे एक रेनाउंड इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए हो, यस सर। तो आपको लगता नहीं है कि क्या आपने बहुत बड़ी चीज छोड़ दी? सर जिस समय पर मैंने पन्नागर कृषि विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि छोड़ा था, उस समय सर मेरे मन में जरूर टीस थी कि मैंने एक अच्छे खासे इंस्टीट्यूट का जो ग्रेजुएशन है, जो कि उत्तराखंड का आईआईटी माना जाता है, उससे मैंने अपनी डिग्री छोड़ी। तो तब काफ़ी लोगों ने ऐसा कहा भी कि आपने इतने बेहतरीन विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री छोड़ के इस छोटी सी जॉब में आने का सोचा, जबकि आप वहाँ से अपने करियर को और बेहतरीन बना सकते थे। लेकिन सर उस समय पर हमारे घर की कंडीशन इस प्रकार की थी कि मुझे मजबूरन सर जाना पड़ा। लेकिन सर वो जो मेरा फैसला था सर, वो आज मैं समझता हूँ कि सर वो फैसला बिल्कुल ठीक था सर। क्योंकि सर जब मैंने ज्वाइन किया उसके पश्चात सर मेरे पिताजी जो है कृषक हैं सर, तो हमारे घर की जो एजुकेशनल इकोनॉमिक कंडीशन थी सर, तो वो उतनी सही नहीं थी। तो मैं अगर जब जॉब में गया तो उसके पश्चात मैंने अपने घर को इकोनॉमिकली बहुत सपोर्ट किया है सर। मेरी जो दोनों बहनें हैं सर, मेरे से 2-2 साल के अंतराल में छोटी हैं सर, तो उन्होंने अपनी शिक्षा मेरे साथ रहते हुए कंप्लीट करी। और सर मेरी शिक्षा मेरे साथ रहते हुए सर उन्होंने डिप्लोमा फार्मेसी कंप्लीट किया सर, एक बीच वाली सिस्टर ने, और छोटी सिस्टर ने बीएससी करते हुए बीएड कंप्लीट किया सर। आज सर वो दोनों की दोनों सेवायोजित है सर। बीच वाली एसएसबी में फार्मासिस्ट के पद पर चयनित हो गई है, और छोटी वाली जो बहन है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पिथौरागढ़ में क्लर्क के पद पर चयनित हो चुकी है सर। तो मुझे लगता है सर मेरा इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और मैं अपने परिवार को बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर पाया सर। हम जान सकते हैं कि आप जब यहाँ तक आए हैं आज, तो कौन सा रूट अख्तियार किया आपने? सर मैं पिथौरागढ़ से कार के जरिए हल्द्वानी तक आया हूँ सर। एक्चुअली मैं पिथौरागढ़ से घाट के बीच रोड ब्लॉकेज हो गई थी, तो जिस कारण से मुझे थल के रास्ते आना पड़ा सर। थल से हल्द्वानी होते हुए हमारा डिस्टेंस सर लगभग 300 किलोमीटर हल्द्वानी तक बैठा था। हल्द्वानी के बाद फिर मैं यहाँ सर हल्द्वानी से यहाँ लगभग 50 किलोमीटर इंटरव्यू देने के लिए और आया हूँ सर। तो टोटल 350 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करिए सर। पिथौरागढ़ से आप जिस कार से चले थे उसका मेक जान सकते हैं, मॉडल जान सकते हैं? सर ऑल्टो 800 PXI मॉडल। क्या आप अखबार पढ़ने के शौकीन हैं? यस सर। क्यों? मैं करंट अफेयर को अपडेट करने के लिए, मेरी कॉलेज समय से ही आदत है कि मैं अखबार पढ़ता था। जब से मैंने पन्नागर में एंट्रेंस लिया, मेरी लाइब्रेरी में हमारे सामने अखबार लगे रहते सर टेबल में, तो हम सबसे पहले एंट्री करते, सबसे पहले अखबार देखते थे वहाँ। उसके पश्चात आगे जाकर हम पढ़ाई करते थे। तो सर न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत मेरी विश्वविद्यालय से लगी हुई है सर, और अभी तक मैं परस्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एंट्रेंस एग्जाम अभी भी दे रहा हूँ, तो करंट अफेयर में अपडेट रखता हूँ सर। कौन सा अखबार पढ़ते हैं आप? सर अभी तो मैं सर हिंदुस्तान अखबार पढ़ता हूँ। कितने पेज होते हैं उसमें? सर एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है सर, लेकिन 9 पेज होते हैं सर, मतलब 9 पेज के अराउंड होते हैं। अच्छा, क्या आज आपने अखबार हिंदुस्तान पढ़ा? नहीं सर, आज मैं सर किन्हीं कारणों से वो अखबार नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मैं सफर में रह गया मॉर्निंग से, तो आज मैं वो अखबार नहीं। कब पढ़ा था आपने लास्ट टाइम अखबार? सर मैंने परसों पढ़ा था सर। कौन सी खबर जो आपको उस दिन की आज याद रह गई? सर आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे, तो जैसे जो ऑयल प्राइस हाइकिंग पर है उस पर आर्टिकल्स आए थे सर उसमें, और एक म्यांमार में जो तख्ता पलट किया गया था सर, उसके बारे में एक आर्टिकल था। तो ये 2 आर्टिकल मैंने पढ़े हैं सर, वो अभी मेरे को याद है। आपने बताया ऑयल प्राइस हाइकिंग, तो क्या कारण है उसका? इस समय जो है क्यों ऑयल के प्राइस इतने हाइक कर रहे हैं? सर डिमांड सर लॉकडाउन के समय पर सभी देशों की डिमांड जो थी वो कम हो गई थी। जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो उसके पश्चात सभी देशों में डिमांड जो है वो बढ़ गई है। और इसके अलावा सर जो इनका ऑयल एक्सपोर्टिंग जो ओपेक संगठन है सर, उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो बढ़ाए जाएं, तो जिसके कारण हमारे यहाँ भी प्राइस हाइक हुए हैं।
हाँ चंदन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, यस सर। झूलाघाट से शायद इंटर कॉलेज से आपने अपनी पढ़ाई की है। यस सर। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस रेशम विभाग में आप अभी सहायक निदेशक के पद पर इंटरव्यू देने आए हैं, यस सर। किसी भी गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य किसी संस्थान को डेवलप करने का ये होता है कि एक तो वो उस विभाग से आय अर्जित करे, या फिर उस विभाग का उद्देश्य कोई जनकल्याण के लिए करना चाहता है। यस सर। और पिछले कुछ समय से जो रेशम विभाग है, क्या वो जो अपना उद्देश्य था जनकल्याण का उद्देश्य, उसमें वो न्याय कर पा रहा है उसके साथ? सर मुझे लगता है कि उत्तराखंड बनने के बाद से ही रेशम विभाग ने काफी जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में प्रगति दिखाई है सर। अगर हम देखें तो साल दर साल जो है रेशम विभाग के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी और बजट की संख्या जो है वो बढ़ते जा रही है। तो सर इसके कारण हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर पा रहे हैं। और सर मुझे लगता है कि रेशम विभाग में ये पोटेंशियल है कि ये लोगों की आजीविका को बेहतर बना सकता है सर। अगर सही तरीके से जितनी भी योजनाएं हैं विभागीय उनको धरातल पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो डेफिनेटली ये सर लोगों की आजीविका को बेहतर करने का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है सर। अभी पूरे विश्व में हमारा कौन सा स्थान है रेशम उत्पादन में? सर अगर देश की बात की जाए तो द्वितीय स्थान पर है सर। द्वितीय। और फर्स्ट में कौन है? प्रथम तो चाइना है सर। चाइना। चंदन जी, जैसे आप कह रहे थे आप सेरीकल्चर में काम कर चुके हैं, यस सर। डेमोन्स्ट्रेटर पद पे आए, यस सर। तो आप ये बताएं कि सेरीकल्चर की जो एक्टिविटी है शुरू से लेके अंत तक जो आपने किया है, यस सर। थोड़ा एक बार उसको हाईलाइट करेंगे? यस सर। बताइए सर सेरीकल्चर में सर जो स्टार्टिंग होती है सर वो सर्वप्रथम है प्लांटेशन सर। फार्मर को प्लांटेशन करवाए जाते हैं सर। हमारे यहाँ उत्तराखंड में सर माना गया एक एकड़ में 300 पेड़ लगाने का सर, जिसके कारण वो जो है रियरिंग जो है वो इकोनॉमिकली बेनिफिट हो सके। तो सर हमारे उत्तराखंड में सबसे पहले हम प्लांटेशन वर्क कराते हैं सर, चाहे वो किसी भी स्कीम से हो। तो प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के 3 साल के बाद सर उनको रियरिंग के लिए कीट उपलब्ध कराए जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले सर कीट पालन में हम चौकी जो है वो विभागीय स्तर पर करते हैं। तो चौकी रेयरिंग का मकसद ही है कि ये जो शैशव अवस्था होती है कीड़े की उसमें हम उसको अल्टीमेट प्रोटेक्शन प्रदान कर सकें, ताकि आगे जाके थोड़ा बहुत अगर कुछ किसान के स्तर पर ढिलाई भी हो तो उसको हम पहले ही कवर कर सकें सर। तो हम जो है पहले 10 दिन की जो चौकी होती है सर उसमें फर्स्ट और सेकेंड स्टेज की रेयरिंग करते हैं। उसके पश्चात हम फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर। इसमें कुल कितनी स्टेज होती होगी? सर 4 स्टेज होती है। 4 है? यस सर। 5 हो? यस सर 4 स्टेज। 5वें स्टेज में आप माउंटिंग करते हैं। हाँ स्टेज फर्स्ट स्टेज आपके फर्स्ट मोड तक हो गई, यस सर। सेकंड स्टेज आपके सेकंड मोड तक हो गई, यस सर। थर्ड मोड तक, फोर्थ मोड तक, लास्ट जो है लास्ट स्टेज 5 स्टेज हो गई। अब जैसे आपने बताया कि आप किसी योजना के तहत 300 पौधों का रोपण करते Yes, हैं। sir. अगर माना आपके पास योजना न हो यस सर। तो आप 300 पौधों का रोपण कैसे करेंगे? सर पहले तो जो भी किसान होगा उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको रेशम का उत्पादन करके आपको आय अर्जित हो सकती है। अगर सर हमारे पास प्लांटेशन के लिए कोई योजना नहीं है तो सर हम उनको मोटिवेट करेंगे कि सर आप अपनी स्तर पर नर्सरी लगाएं और 300 पेड़ों का पौधरोपण करें सर। उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि आप स्वयं करें पौधरोपण। उसके पश्चात हम उनको कीट पालन और अन्य सुविधाएं देकर उनका कीट पालन स्टार्ट कर सकते हैं सर। तो 300 पौधे ही क्यों? उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। सर वैसे इकोनॉमिकली बेनिफिट मतलब इकोनॉमिकली बेनिफिशियल तभी रहता है सर जब कम से कम 300 प्लांट हों, क्योंकि रेयरिंग करने के लिए उतना रेशम करने के लिए सर उतना पौधे का फीडिंग मटेरियल का होना भी जरूरी है। तो अगर 300 से कम होंगे तो सर इकोनॉमिकली वो बहुत वाइबल नहीं रहेगा सर। लेकिन कर सकते हैं सर, हम कम भी कर सकते हैं प्लांट, और जिसके पास ज्यादा जमीन है वो ज्यादा भी कर सकता है।
नहीं, आपने कहा 300 पौधों को लगाते हैं, कैसे लगाते हैं इसको? मतलब कहाँ लगाते हैं? जैसे पहाड़ों में तो सुना है कि जमीन बड़ी बहुत कम हाँ होती सर, है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यही है सर कि पहाड़ों में सर मार्जिनल फार्मर सबसे ज़्यादा है सर। मार्जिनल में भी सर सेमी मार्जिनल कहेंगे सर, उससे भी कम होल्डिंग उनके पास रहती है। तो उतने मार्जिन लेवल पर सर खासकर पहाड़ों में सर इनके पास प्लांटेशन को डेवलप करने के लिए जहाँ क्लाइमेट सूटेबल हो वहीं मलबरी का कल्टीवेशन किया जा सकता है सर उन एरियाज में, और वहीं इकोनॉमिकली ये वाइबल भी हो रहा है सर। जिन एरियाज में नहीं है जमीन लोगों के पास और हाई एल्टीट्यूड पर है, वहाँ खासकर मलबरी प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा दिक्कत उसमें आती है सर, वो नहीं हो पाता है। लेकिन जिन घाटी वाले एरियाओं में इसके लिए क्लाइमेट जो है सूटेबल है, वहाँ हम मलबरी प्रोडक्शन कर सकते हैं और सर लोगों को कीट पालन से जोड़ सकते हैं। ये मलबरी प्लांट्स की आप बात कर रहे हैं, कितने प्रकार का रेशम होता है? क्या मलबरी का ही कोई रेशम होता है केवल? सर 4 प्रकार का मुख्यतः रेशम होता है सर। मुख्यतः जो है भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो मलबरी सिल्क का ही है सर। इसमें शहतूत के पौधों पर रेयरिंग की जाती है सर, शहतूत के पौधों पर। और जो कीट होता है सर वो बॉम्बैक्स मोरी लार्वा होता है सर, और जो प्लांट होता है वो मोरसल्वा होता है सर। उसके अलावा सर हमारे पास टसर में सर ट्रॉपिकल टसर और टेम्परेट टसर 2 प्रकार के होते हैं सर। ट्रॉपिकल टसर जो है वो हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में किया जाता है सर, जैसे कि हमारे पिथौरागढ़ वाले एरिया में सर जो टेम्परेट टसर किया जा रहा है सर, उसमें फीड प्लांट जो है वो क्वेरिकस सरेटा और क्वेरिकस इंडिकाना है सर, मणिपुरी बाज और भारतीय बाज। और उसका जो कीट है सर वो एंथेरिया पिरोली इसकी रेस है सर। उसके अलावा सर एरी का भी कीट पालन होता है सर। पिथौरागढ़ में तो नहीं होता है, लेकिन उत्तराखंड के अन्य जनपदों में, गंभीरनगर में होता है। तो सर उसमें जो उसका फीडिंग प्लांट होता है वो अरंडी रिसिनस कम्युनिस, और जो उसका कीड़ा होता है सर वो फिलोसोमिया रिसिनी रेस है उसकी। और सर इसके अलावा एक मूंगा होता है सर, जो कि मेनली नॉर्थ ईस्ट में आसाम का ही जीआई टैग मिला हुआ है सर उसको। तो जीआई टैग है वो गोल्डन सिल्क कहा जाता है सर। उसका कीमत भी जो है वो सबसे अधिक है। तो सर मैंने उसमें प्रशिक्षण भी लिया हुआ है सर उसके बीजागार में। तो जो मूंगा सिल्क होता है सर उसका रेट भी सबसे अधिक है, लेकिन सर हमने उसको यहाँ करने की कोशिश करी है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में उसके ट्रायल किए गए हैं। वो मुख्यतः सोम और सुआलू के प्लांट पर होता है सर। सोम और सुआलू जो है लिट्सिया पॉलियंथा और पर्सिया बॉम्बिसिना उनका बॉटनिकल नेम है, और उनका जो कीट है उसका नाम एंथेरिया आस्वेंसिस है। तो ये रेस जो है उस पर पाली जाती है सर। और ये ट्रॉपिकल टसर, टेम्परेट टसर और मूंगा जो है सर, ये वाइल्ड वेराइटी। चंदन जी, सर अक्सर सुनते हैं जब भी रेशम की बात होती है तो ये सुनने में आता है कि ये हिंसा करी जाती है इसमें एक। यस सर। तो क्या है, क्यों कहते हैं ऐसा कि इसमें हिंसा करने के बाद रेशम प्राप्त होता है? सर जो इसको हम रेशम की जो हम धागा लेते हैं सर, उसके लिए हमको कोकून जो होता है सर उसको बॉयल करके मारना पड़ता है सर, तभी जाके जो होता है धागाकरण कंप्लीट होता है सर। इसी कारण से इसको हिंसा सिल्क कहा जाता है सर। लेकिन सर इसमें भी जो अरंडी का जो कीट पालन होता है सर उसको अहिंसा सिल्क बोला जाता है। इसका महात्मा गांधी जी ने बाकी सिल्क का विरोध किया था, परंतु अरंडी सिल्क का जो है उन्होंने समर्थन किया था, क्योंकि इसमें जो है कीड़े की मृत्यु नहीं होती। कौन सी स्टेज में इसकी फीडिंग होती है? सर मलबरी जो हमारा सिल्क वॉर्म है उसकी डिफरेंट लाइफ साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस हैं। इसकी लार्वा स्टेज में फीडिंग होती है सर, लार्वा स्टेज। और ककूनिंग सर प्यूपल स्टेज है। क्या ककूनिंग प्यूपल स्टेज में होती है या लार्वा स्टेज में होती है? सर वैसे लार्वा स्टेज के लास्ट, मतलब लार्वा स्टेज के लास्ट फेज में कोकूनिंग स्टार्ट होती है सर, और उसके बाद प्यूपा बनता है। कितने घंटे तक स्पिनिंग होती रहती है? सर स्पिनिंग जो है वो मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है सर। कीड़े का एक पैटर्न है स्पिनिंग का, वो कि किस तरीके से उसे स्पिन करेगा? सर जो कीड़ा होता है सर वो 8 शेप में स्पिनिंग करता है सर। अच्छा, जो इसका फाइबर है सर उसमें वो किस चीज का बना होता है? फैट का, प्रोटीन का? प्रोटीन का बना होता है। कौन सा प्रोटीन होगा? सेरिसिन प्रोटीन होता है और नहीं होता है कोई और? सर। सेरिसिन और मैं एग्जैक्ट सर मैं इस बारे में मैं अनुमान लगा सकता हूँ। सेरिसिन और फाइब्रिनोजिन प्रोटीन होता है सर।
अच्छा, जो सिल्क सिल्क किस में होता है कीड़े के अंदर? सर उनकी सल्वरी ग्लैंड में होता है। वो ग्लैंड कब विकसित होती है? सर वो ग्लैंड जो है प्यूपल सॉरी लार्वल स्टेज में ही डेवलप होती है। लार्वल स्टेज की भी कई सारी फेजेज हैं। लार्वल स्टेज के इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ओके। एक इसमें चीज सुनी जाती है कि कीड़ा व्रत लेता है, ऐसे क्या है वो व्रत? सर पूरी कीट पालन अवस्था के दौरान हर 12-13 फीडिंग, फर्स्ट में 12 फीडिंग के पश्चात 24 घंटे के लिए जो है कीड़ा जो है मोल्ड में जाता है सर। उसी मोल्ड को व्रत कहा जाता है, मतलब हम व्रत कहते हैं सर उसको। तो उसमें जो है फीडिंग नहीं डाली जाती है सर, क्योंकि अपनी अवस्था परिवर्तन करता है कीड़ा, तो उस स्टेज में जो है वो फीडिंग नहीं करता है, तो उसी को मोल्ड कहते हैं। क्या होता है उस मोल्ड के दौरान उसके साथ? सर उस मोल्ड के दौरान वो अपनी अवस्था बदलता है, अपनी जिस प्रकार से सांप अपनी केचुली बदलता है, उसी प्रकार से कीड़ा जो है अपनी खाल। चंदन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने अपने रिज्यूम में लिखा है कि आप अविवाहित हैं। ऐसे आप अविवाहित हैं, कितनी उम्र हो गई है आपकी? सर 27 ईयर्स। 27 ईयर्स। ऐसे और आपने तो आप इतनी 27 ईयर्स तक आपने शादी नहीं की, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी? सर गर्लफ्रेंड सर बनाने का सर समय नहीं मिल पाया सर। एक्चुअली मैं अपने पारिवारिक जो दायित्वों को था उनको पूर्ण करने में बिजी रहा सर, इस कारण से मुझे इस संबंध में कम समय मिल पाया सर। हालांकि दोस्त मेरी बहुत रही हैं सर, लेकिन कभी मैंने जो एक गर्लफ्रेंड की जो सामाजिक वो छवि है सर, उसके अकॉर्डिंग मैंने कभी आज तक किसी में मतलब लड़की को गर्लफ्रेंड नहीं बनाया सर। लेकिन सर की शादी की बात चल रही है घर में, जल्दी 1-2 साल के अंदर सर मेरी शादी। तो आपने कहा कि समय नहीं मिल पाया, आप दायित्व निभाने में लगे रहे। क्या आपको समय मिल पाता तो आप गर्लफ्रेंड बना लेते? सर शौक तो है, बनाना तो चाहता था मैं। अच्छा। नगर में जब था तब भी नहीं कर पाया सर, लेकिन मेरा मतलब चाहता तो था मैं कि मेरी भी। वैसे आप क्यों चाहते थे कि आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड हो? सर जैसे मेरे दोस्त लोग थे तो वो जिस प्रकार से अपनी फीलिंग्स को शेयर करते थे और अपना जो मानसिक तनाव था वो मतलब जो मानसिक थोड़ा। किससे शेयर करते थे? सर गर्लफ्रेंड से। अच्छा, आपको बताते होंगे आकर के कि हमने गर्लफ्रेंड से ऐसे शेयर किया, कि हमने इस प्रकार से हम घूमने गए या हमने इस प्रकार से बातें की या ये किया वो किया। तो सर किशोरावस्था में सर ये मन विचलित होता ही है, तो सोच ऐसी आती है कि सर हमारी भी। तो ये गर्लफ्रेंड को बनाना क्या मन का विचलन है? सर एक तरीके से कह सकते हैं कि विचलन है। मतलब ये ठीक चीज नहीं है इसका मतलब? सर ये व्यक्तिगत स्तर पर है सर, कोई सोच सकता है कि हाँ ये ठीक है और कोई सोच सकता है कि ये गलत है, लेकिन सर मेरा ये मानना है कि ये अपनी पर्सनल चॉइस है सर। जो करना चाहता है, जो रखना चाहता है वो कर सकता है, और जो नहीं करना चाहता है वो नहीं कर सकता। नहीं, आपकी पर्सनल चॉइस में ये निकल के आया कि मन का विचलन हो ही जाता है, तो यहाँ पर तो ये मानना होगा कि आप के लिए ये मन का विचलन है तो गर्लफ्रेंड बनाना ठीक नहीं है। स्टिल आप चाहते थे कि मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसका मतलब आप गलत करना चाहते थे। सर ऐसा लगता है सर कि इस मामले में मेरी। मतलब वो चीज गलत है ये मानने के बावजूद भी आप गलत करना चाहते थे। ये मैं मानता हूँ सर। चलिए। चंदन जी, ऐसा है सिल्क में बिहार सरकार का एक अपना मॉडल है, उसने अभी एक अपना मॉडल प्रस्तुत किया है देश के सामने। वो मॉडल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उसे देशम को इमर्ज करने के लिए, देशम की मार्केट को इमर्ज करने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया है बिहार गवर्नमेंट ने। सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। अभी आप टेम्परेट रीजन में काम कर रहे हैं। यस सर। तो उसके बाद आपको मैदानी क्षेत्र में ट्रॉपिकल रीजन में आना है। यस सर। तो यहाँ की पिथौरागढ़ जो सीमांत जनपद है, यहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, इसका जो अनुभव है आपको काम करने का जो 7-8 साल का, वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार का उसको क्या लाभ मिल सकता है?
सर मैंने डिस्ट्रिक्ट हेड के तौर पर काम करना है और फिलहाल मैं पिथौरागढ़ में जो है वो प्रभारी के तौर पर ही कार्य करता हूँ सर। तो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं और जितना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है सर उसका मेरे को काफ़ी अनुभव हो चुका है। लेकिन जहाँ तक सर ट्रॉपिकल की बात आप कर रहे हैं कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में काम करना है, तो सर ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मैंने अभी तक काम नहीं किया है। लेकिन सर जिस प्रकार से हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर एनएसएस में प्रतिभाग किया है और स्काउटिंग में प्रतिभाग किया है, तो हमेशा से मेरी सीखने की प्रवृत्ति रही है सर। तो अगर मैं उत्तर प्रदेश सरकार में सहायक निदेशक के पद पर चयनित होता हूँ और अगर ट्रॉपिकल क्षेत्र में मेरे को काम करने का मौका मिलेगा तो सर मैं सीखूंगा उसको और बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा सर। और इसमें ऐसा है, आप झूलाघाट के रहने वाले हैं जो नेपाल के बॉर्डर से शायद लगता है। वहाँ पर चंद डायनेस्टी का थोड़ा प्रभाव ज़्यादा रहा है। उन चंद शासक का नाम बता सकते हैं जिन्होंने रेशम को प्रमोट किया था अपने टाइम पे? सर चंद शासक जिन्होंने रेशम को प्रमोट किया सर, इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है सर। क्योंकि झूलाघाट और जो आप नेपाल का जो एरिया है बहुत क्लोज एरिया है और वहाँ पे चंद शासकों का बहुत गहरा प्रभाव है, तो इस कारण सर वैसे शिल्प के क्षेत्र में देखा जाए तो जो चंद डायनेस्टी के राजा थे सर, कल्याण चंद, उन्होंने काम किया सर। सोमचंद ने काम किया है शिल्पकारी में। लेकिन सर एग्जैक्टली रेशम के क्षेत्र में किस चंद शासक ने कार्य किया है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंद्रचंद थे, उन्होंने चंपावत में जब राजधानी थी तो उस समय रेशम के काम को बढ़ावा दिया था। ठीक है सर। और दूसरा जो आपको एक मॉडल था बिहार सरकार का मॉडल, वो था मधुबनी पेंटिंग। अच्छा। मधुबनी पेंटिंग को रेशम की साड़ियों में उतारा जा रहा है। अच्छा। वो मॉडल प्रस्तुत किया जा रहा है। तो क्या आप कुछ ऐसा बिहार सरकार ये मधुबनी पेंटिंग क्या है इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सर मधुबनी पेंटिंग जो उनकी क्यों प्रसिद्ध है वो? ट्रेडिशनल आर्ट है सर उनका। उसकी खासियत कुछ? सर वो हैंडमेड है ना है। वो पेंटिंग जो है वो एंशियंट उनका वो है सर, कल्चर से रिलेटेड है, तो इसीलिए वो काफी फेमस है सर। उसको मधुबनी पेंटिंग को हेरिटेज का दर्जा भी मिला हुआ है सर। डिफरेंट क्यों है वो और पेंटिंगों से, और मधुबनी पेंटिंग डिफरेंट क्यों है? उसके अभी रिसेंट में उनकी एक जो मधुबनी पेंटिंग करती हैं उन्हें पद्म श्री अवार्ड मिला है, उनका नाम भी मैं जानना चाहूँगा आपसे और उसके बारे में भी पता। सर मधुबनी पेंटिंग और इसमें जिनको पद्मश्री मिला है सर, क्षमा चाहूँगा मेरे को इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है सर। एक डेनियर शब्द है, यस सर। क्या है उसका मतलब? सर डेनियर जो है सर, इतना पता है मुझे कि ये धागा कलर से रिलेटेड है, लेकिन सर ये नहीं पता है कि एग्जैक्ट क्या है। रैंडिटा? ये भी सर धागा कलर से संबंधित है। अच्छा। उत्तराखंड में अगर आपको रेशम की मार्केट को डेवलप करना है या रेशम उद्योग को बढ़ावा देना है, जो ग्रेजुअली पिछले कुछ समय से श्रिंक कर रहा है, थोड़ा कमी आ रही है उसके मार्केटिंग में, तो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आप उसे कैसे बढ़ावा देंगे? सर आपकी क्या पॉलिसी होगी उसमें? सर मार्केटिंग के लिए तो मैं ये मानता हूँ सर कि जहाँ जहाँ पर शिल्प का प्रोडक्शन हो रहा है सर, वहाँ पर हर जगह पर जो है मंडी सिस्टम होना चाहिए, जो कि सर डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। मंडियाँ तो अभी भी हैं, खासकर हिली एरिया में सर। जो प्लेन्स में है सर वहाँ तो वेल डेवलप है सर, लेकिन केवल उधमसिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून को ही उत्तराखंड नहीं माना जा सकता है। जो हमारे 10 पहाड़ी जिले हैं सर, उनमें भी इस प्रकार की लेकिन जो मैदानी जनपद हैं लगभग 70 to 80% प्रोडक्शन तो इन्हीं 3 जनपदों से होता है। जनपदों का है। हमको जरूरत है सर कि पहाड़ों पर हमको रेशम उत्पादन को, जिस प्रकार से मैदानी जनपदों में रेशम उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस प्रकार से योजनाएं संचालित की जा रही हैं, मेरा ये मानना है कि सर हमको पहाड़ों में भी इसी प्रकार से योजनाएं संचालित करनी चाहिए, क्योंकि सर हमारा उत्तराखंड राज्य बनाने का मकसद ही पहाड़ों का डेवलप करना था। और लेकिन सर आज के समय में पॉलिसियाँ ऐसी बन गई है कि जिससे कि मैदानी जनपदों में ही ज़्यादा कार्य किया जा रहा है सर। वो पॉलिसी के कुछ
3 बिंदु आप बता सकें। सर खासकर मैं तो ये मानता हूँ कि पॉलिसियाँ तो बनाई जाती है सर, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आप अपनी तरफ से कोई सर 3 मेरा ये बिंदु मानना ऐड है ऑन कि कर अगर दीजिए। किसी का खासकर प्रशासनिक स्तर पर अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी जो लैकनेस कहेंगे तो हमारे पहाड़ी जनपदों में जो है सर स्टाफ की कमी है सर। तो मेरा ये मानना है कि सर कुछ समय के पश्चात जिस कर्मचारी ने मैदानी क्षेत्रों में काम कर लिया है तो उनको अनिवार्य तौर पर स्थानांतरण किया जाना चाहिए सर। इसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर सुगम दुर्गम सेवा नियमावली भी बनाई गई है, लेकिन इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो मेरा ये मानना है कि हर कर्मचारी को जो तराई जनपदों में कार्यरत हैं उनको पहाड़ों पर जरूर सेवा देनी चाहिए। एक तो ये है सर कि सेवा वहाँ स्टाफ की कमी होती है सर। दूसरा सर वहाँ ये है कि जो रीच है सर तो वो ज़्यादा सुटेबल, मतलब जैसे अगर हम जनपदीय तराई के जनपदों की बात करते हैं तो वहाँ हम आसानी से कृषकों तक या फिर उन तक आसानी से पहुँच जाते हैं, लेकिन पहाड़ी जनपदों में सर हमको वहाँ तक पहुँचने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है सर। उसके अकॉर्डिंग सर पहाड़ी जनपदों में भी सुविधाएं दी जानी चाहिए और बजट दिया जाना चाहिए सर। आपकी लाइफ का गोल क्या है? सर मेरी लाइफ का मकसद अगर पद के अनुसार कहा जाए तो सर मेरा लाइफ का मकसद ये है कि सर कम से कम एक राजपत्रित पद मुझे मिल जाए, और सर अगर वैसे कहा जाए तो मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से उनकी परवरिश कर सकूं और अपने माता पिता की सेवा कर सकूं। यही मेरी जिंदगी का मकसद है। अच्छा, लाइफ के गोल में आपने इंगित किया कि राजपत्रित अधिकारी का पद, तो इसका मतलब कि जब आपको राजपत्रित अधिकारी का पद मिल जाएगा तो उसके बाद तो फिर चीजें खत्म हो जाएंगी, शांत बैठ जाएंगे आप, गोल प्राप्त हो गया आपको। सर एक पद के तौर पर कह रहा हूँ सर कि मुझे मतलब कार्य करने के लिए मैं चाहता हूँ कि मुझे राजपत्रित अधिकारी का पद मिले। अब मिल गया उसके बाद तो फिर विकास की संभावनाएं नील हो गई। नहीं सर, क्योंकि फिर तो आप प्रयास ही नहीं करेंगे, आपका तो गोल खत्म हो चुका है। नहीं सर, एज पद पर जिस पद पर मैं आना चाहता हूँ सर वो मुझे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कार्य के तौर पर सर मेरी संभावनाएं बनी रहेंगी सर। जब तक मैं कोशिश करूंगा कि जब तक मुझसे हो पाएगा मैं सामाजिक जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकूंगा। ठीक, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है आपके? सर पॉजिटिव पॉइंट में मैं कह सकता हूँ कि मैं मेहनती हूँ। दूसरा सर मेरे अंदर पेशेंस है सर। और तीसरा सर मैं इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन बहुत बेहतर करता हूँ सर, मुझे ऐसा लगता है। और नेगेटिव पॉइंट? सर नेगेटिव पॉइंट में एक तो सर मैं कार्य के संबंध में जो है अपनी व्यक्तिगत जीवन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता सर। जैसे खाने पीने का मेरा शेड्यूल जो है वो बहुत ही अनियमित है सर। और इसके अलावा सर मैं संवेदनशील हूँ सर। जैसे मतलब अगर किसी को मैंने किसी ऐसी अवस्था में देख लिया या कुछ देख लिया तो उसको देखकर मेरा मन जो है व्यथित हो जाता है सर। तो आपको क्यों लगता है कि किसी को देखकर मन व्यथित होने पर, इस संवेदनशीलता पर, यह आपका नेगेटिव पॉइंट है? ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि ये आपका नेगेटिव पॉइंट है? क्योंकि सर उस समय जब मैं वो देखता हूँ, सिचुएशन देखता हूँ सर, तो उस समय मेरे मन में जो मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स है सर, जैसे कार्य करना, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये सब सर उस समय जब मैं ऐसी सिचुएशन देखता हूँ तो वो सब मेरे काम नहीं करते हैं सर। उस समय क्या करने का मन करता है उस समय? सर उस समय तो केवल मन व्यथित रहता है सर, उस समय कुछ करने का मन नहीं करता है। आपने क्या, एक एग्जांपल दे सकते हैं कि क्या चीज आपने ऐसी देखी और आपका मन व्यथित हो गया? सर उदाहरण के तौर पर हाल ही में सर जैसे पिथौरागढ़ में सर एक गांव है सर जैसर, वहाँ गुलदार ने हमला करके एक महिला को मार दिया सर। तो उसके जो बच्चे हैं सर वो 3 लड़कियां हैं सर, और जो तीनों लड़कियां हैं सर वो पढ़ने में बहुत ही बेहतरीन है सर। एक हाई स्कूल में वो फर्स्ट डिवीजन है, एक इंटर करके BSc कर रही है, वो भी अच्छी खासी एजुकेशन में थी। और उसकी केवल माता जी थी सर जो उनको सपोर्ट करती थी, पिताजी पहले ही चल बसे थे। तो सर जब उनकी माता की खबर सुनी सर वो तो मेरा मन बहुत
विचलित हो गया सर, तो मैं खाना भी नहीं खा पाया था सर उस दिन शाम को। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे संवेदनशील मसलों को देखने पर जब आपका मन व्यथित होता है, यदि आपके पास कुछ इस प्रकार की पावर होती है, आप कुछ ऐसा कर पाते तो उनके लिए कुछ भला कर पाते, यस सर। है ना? सर उसमें मुझे लगता है कि सर अगर आप इस पद पर हैं कि आप इस प्रकार से उनका सहयोग कर सकें, तो निश्चित तौर पर आपने करना चाहिए सर। जैसे उसके लिए सर सपोर्ट के लिए जो उस समय अकाउंट नंबर और वो भेजे गए थे सर, मेरे से जितनी क्षमता हो सकती थी सर मैंने सपोर्ट किया सर। और मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बोला सर, उनको भी वो वीडियो शेयर की। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर सर मेरे को लगता है कि जो इसमें सक्षम है, जैसे खासकर वन विभाग को तुरंत उनकी माताजी को, उन बच्चों को मतलब मुआवजा देना चाहिए था जल्द से जल्द। और उसके अलावा सर प्रशासनिक स्तर पर भी जो अधिकारी जैसा सहयोग उनका कर सकते थे वैसा करना चाहिए था। तो यदि आपने जिस प्रकार से इसमें संवेदनशीलता दिखाई और उसके बाद आपने, आपकी जो सक्षमता थी, आपने उसके अनुसार उनकी मदद भी करी, और आप ये महसूस करते हैं सही पद पर होने के बाद आप ऐसा उनकी और मदद कर पाते तो आप करते, तो ये तो फिर आपका पॉजिटिव पॉइंट हो गया है। नेगेटिव कैसे हुआ? जब आपका मन व्यथित हुआ और आपके अंदर कुछ था तो आप उनकी मदद कर पाए, तो आपने तो अच्छा क्रिएशन किया। सर मुझे लगता है कि अधिक संवेदनशील होना पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म में सर मुझे लगता है कि मेरे लिए वो नेगेटिवली काम करता है सर। क्योंकि मैं प्लानिंग एग्जीक्यूशन और जो बाकी काम है सर उन पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ। तो इस ऐसी स्थिति में जब आपको लगता है कि मन आपका इतना व्यथित हो जाता है, तो ऐसे मसले तो दुनिया में भरे पड़े हैं, यस सर। ये तो बार बार आएंगे। सर तो फिर हमारी नौकरी, आप इतने अच्छे पद की जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट हेड पर बैठना है और पूरे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है, एक जिले का भला करना है, इतने किसानों की आय को दोगुना करना है, तो आप कहाँ इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे चंदन? सर मैं प्रयास करूंगा कि मेरी जो भी कमियां हैं सर उनको मैं जल्दी से जल्द जो है कम दूर करने का प्रयास करूंगा। आप पिछले 7 साल से नौकरी कर रहे हैं, बता रहे हैं, पिछले 7 साल से तो आप इसे दूर नहीं कर पाए। आप तो फिर आपका मन तो नौकरी के कामों में भी नहीं लगता होगा, तो कैसे कर लेंगे आप इसे दूर? सर इस प्रकार की घटनाएं सर बहुत बिरले होती है सर जो हमारे नॉलेज में है। तो सर जैसे कभी कभी अगर इस प्रकार की घटनाएं हो जाती ये बिरले होती हैं तो आप कह रहे हैं, हमें तो लगता है कि सर्वत्र दुखी दुख व्याप्त है दुनिया में, ये तो होते ही रहती हैं। सर जहाँ तक मैं अपने क्षेत्र की बात है, या केवल आपको जो है किसी गुलदार के हमले के द्वारा की हुई मामले में ही संवेदनशीलता आती है, या अन्य किसी दुख में नहीं आती है? सर मेरे सामने जो भी इस प्रकार की सिचुएशन आती है सर, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए सर इस मामले में। तो लेकिन मैं प्रयास करूंगा सर कि ये जो कमियां हैं मेरी वो जल्दी दूर हो जाए। चलिए, हम और ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपके अंदर जो भी पॉजिटिव चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, आपको क्या लगता है कि आज के इस साक्षात्कार के बाद कितने प्रतिशत आपका सिलेक्शन हो जाएगा? सर मुझे लगता है कि जो मेरा साक्षात्कार हुआ है, जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो मेरी शैक्षिक योग्यता है और जो मेरा अनुभव है, उसे देखते हुए मैं समझता हूं कि मैं इस पद के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हूं सर। मेरा 100% चयन इस पद पर होना चाहिए। अच्छी बात है। सर चंदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जा सकते हैं।